बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक सोशल मीडिया के ऊपर शोर मचा हुआ है मौलाना फजल रहमान साहब को लेकर, और ये एक ट्वीट है जो नसीम खान वज़ीर ने किया है, और उसके बाद मैंने वहाँ से पढ़ा और सोशल मीडिया के ऊपर रोला पड़ा हुआ है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो उम्रे पर गए हैं उनकी किसी इसराइली ओहदेदार से मुलाकात भी हुई है। ये बयान जो है वो मौलाना शुजाउल मुल्क साहब की निस्बत से जोड़ा गया है, और क्लेम ये है कि मौलाना शुजाउल मुल्क साहब ये कह रहे हैं, उनका एक जो है वो मौजूद भी है इंटरव्यू, और वो एक क्लिप मौजूद है जिसमें वो ये बात कह रहे हैं। और शुजाउल मुल्क साहब आपको पता है पहले मौलाना साहब JUIF में थे, लेकिन अभी जैसे मौलाना शरानी साहब की या मौलाना गुल नसीब साहब की, इनके साथ और बेशुमार उलमा इकराम जो हैं वो मौलाना फजल रहमान साहब के नाक़िद बन गए हैं, उन पर तनकीद कर रहे हैं कि वो इस्लाम की खातिर सियासत नहीं कर रहे, बल्कि अपनी सियासत और अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्लाम को बतौर एक टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसकी वजह से इख्तिलाफ़ात बढ़ते बढ़ते बहुत सारे उलमा इकराम छोड़ कर जा रहे हैं। अब इसमें जो मौलाना शुजाउल मुल्क साहब का एक मुबैना जो ऑडियो है जिसमें उनकी वीडियो भी मौजूद है, वो ये कह रहे हैं मौलाना साहब उम्रे के लिए वहाँ जो गए हैं उनकी मुलाकात जिससे हुई है, मैं अगर खुलकर बताऊं तो इसराइल के सफ़ीर से उनकी मुलाकात थी, और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ जमहूरियत के ख़िलाफ़ जिस तरह साजिश हुई, जिसके ईमा पर हुई, जिसके पैसों पर यह सब कुछ हुआ, अब उम्रे की आड़ में जो कुछ हो रहा है इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सब सामने आएगा। यानी मौलाना शुजाउल मुल्क साहब इस वीडियो में मुबैना तौर पे ये समझाना चाह रहे हैं कि इसराइल था इस साजिश के पीछे, और पैसा जो है वो इसराइलियों का इस्तेमाल हुआ है। और मौलाना साहब ने मुबैना तौर पे एक मुलाकात भी की, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पार्टी जो है, ख़ास तौर पे सलीम मांडी वाला, उन्होंने ये बात की है गुज़िश्ता दिनों के पाकिस्तान को इसके ऊपर सोचना चाहिए और पाकिस्तान को इसके ऊपर फैसला करना चाहिए कि जब अरब ममालिक इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज कर रहे हैं तो पाकिस्तान क्यों नहीं करता। और पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि इसके ऊपर पॉलिसी बननी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए, बहस का ये दरवाज़ा खुलना चाहिए। अदरवाइज पाकिस्तानी इसके ऊपर बात करने को भी तैयार नहीं है। पाकिस्तानी तो बिल्कुल ये कहते हैं कि जब तक फ़लस्तीनियों को उनका हक नहीं मिल जाता तब तक वो इसराइल नाम की किसी रियासत को तस्लीम नहीं करेंगे। अमूमन पाकिस्तान के अंदर यही मौक़िफ़ है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का भी ये मौक़िफ़ बहुत सख्त था, और बानी पाकिस्तान हज़रत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का भी यही एक मौक़िफ़ था, और उनका एक सेइंग भी मौजूद है। बहुत कैटेगोरिकली और क्लियरली उन्होंने ये कहा था कि फ़लस्तीन की जब तक एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत नहीं होती तब तक इसराइल के लिए ऐसे गुंजाइश नहीं हो सकती। अब एक तो ये मौलाना फजल रहमान साहब के ऊपर बड़ा सीरियस एलिगेशन है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें बड़ी तेज़ी से हो रही हैं। यानी रजीम चेंज ऑपरेशन ये जो पाकिस्तान में किया गया है, इसकी कामयाबी तो हो चुकी है, रजीम तो तब्दील हो गया, इमरान खान को निकाला, इंपोर्टेड सरकार आकर बैठ गई। अब जो अहदाफ थे इस ऑपरेशन को करने के पीछे, जो अहदाफ थे वो हासिल किए जा रहे हैं। जो लोकल अहदाफ थे उनमें सबसे बड़ा हदफ ये था कि NRO2 मुकम्मल हो जाए। तो NRO2 जो है वो मुकम्मल हो चुका है, नैब अमली तौर पे ख़त्म हो चुका है, FIA के पर काट दिए गए हैं, तमाम अफसरान इधर उधर कर दिए गए हैं, और केसेस की फाइलें जो हैं उनके साथ जो कुछ हो रहा है ये आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा। नैब का कानून तब्दील हो गया, गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया, तफसीलात के मुताबिक नैब कानून तब्दील हो गया है। कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 में तरामीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब ब्यूरोक्रेट्स को या सियासतदानों को या करप्शन करने वाले लोगों को या जो फ्रंट मैन है उनको या रिश्तेदारों के नामों पर पैसा रखने वालों को या बैरून मुल्क पैसा भिजवाने वालों को या मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को या आमदन से ज़्यादा असासे बनाने वालों को कोई खौफ पाकिस्तान में नहीं होगा। लोगों को लूट मार करने वालों को भी कोई खौफ पाकिस्तान में नहीं होगा नैब का। इसके तहत टैक्स जो है वो वफाकी सूबाई काबीना कौंसल स्टेट बैंक के फैसले नैब इख्तियारात से बाहर हो गए हैं, और नोटिफिकेशन में कहा गया है कि नैब चेयरमैन के तकर्रुर तक डिप्टी चेयरमैन इदारे के सरबराह होंगे, और डिप्टी चेयरमैन नैब का तकर्रुर सदर के बजाय अब वफाकी हुकूमत किया करेगी, सदर नहीं करेंगे। सदर को इस सारे मामले से उन्होंने बाहर कर दिया है। दीगर बहुत सारी चीज़ें हैं। यानी नैब अपनी तौर पे आपको मैं साफ कहूँ तो वो ख़त्म हो गया है, और नैब के ऊपर उल्टे जुर्माने डालना शुरू कर दिए कि अगर नैब कोई इंक्वायरी करे और किसी लम्हे साबित ना कर पाए तो नैब के ऑफिसर को गिरफ्तारी भी हो सकती है, सजाएं भी हो सकती हैं, जुर्माने भी हो सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें और हैं।
कम से कम 100 बंदे शिकायत करें, जाकर खड़े होकर लगाएं, तो तब नैब कार्रवाई करेगी, वरना कार्रवाई नहीं करेगी। तो ये बड़ा मजेदार काम कर दिया है। नैब अमली तौर पे खत्म हो गया तो एनआरओ 2 मुकम्मल हो गया। लेकिन इसका एक बैरूनी हिस्सा भी था। वो जो बैरूनी हिस्सा था इस एनआरओ 2 का, जो अहदाफ थे, जो हासिल करने थे, उनमें से बहुत सारे जो पाकिस्तान के अंदर हैं वो तो हासिल हो गए हैं, कुछ रह गए हैं जिन पे काम जारी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो काबीना थी साबका, उसके लोगों ने, असद उमर ने, शीरी मज़ारी ने, फवाद चौधरी ने, इमरान खान साहब ने और बाकी लोगों ने इसके ऊपर बात करना शुरू कर दी है। जिन चीज़ों पर वो बात कर रहे हैं, एक तो अमेरिका को अड्डे फराहम करने के हवाले से मुबैना तौर पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, फिजाई रास्ता, अड्डे वड्डे, ये वो, इनके ऊपर भारत और इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने और फाटा इंजमाम को बदलने के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार साबिका जो हुकूमत थी वो कर रहे हैं। उनका ये कहना कि भारत और इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाए जाएंगे, कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के हुकूक को पसे पुश्त डालते हुए। जबकि फाटा इंजमाम का जो मामला इमरान खान साहब ने किया था, एक बहुत पुराना अटका हुआ काम था, वहाँ के लोगों की बड़ी ख्वाहिश थी, उसको रिवर्स करने के लिए एक टारगेट दिया गया है। तो ये भी हो सकता है, जबकि एनआरओ 2 मुकम्मल हो चुका है। एक तो ये चीज़ आगे की तरफ जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे क्लैरिटी आती जा रही है कि एक्चुअली ये सब कुछ हुआ क्यों, किया क्यों गया और इसके पीछे मकासद क्या थे। महंगाई के खिलाफ तो ये बिल्कुल नहीं था। अगर ये महंगाई के खिलाफ होता तो आज महंगाई पाकिस्तान में उतनी ना होती जितनी इस वक्त है। यानी महंगाई की एक मिसाल मैं आपको दे देता हूं। यूटिलिटी स्टोर पर दालों की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। दालें वो चीजें हैं जो आम आदमी खा लेता है, और यूटिलिटी स्टोर पे ये पहले ही बहुत सस्ती होती हैं, बाहर तो पहले ही बहुत महंगी है। तो वहां पे जो कीमतें बढ़ी हैं अभी, जरा वो भी आप सुन लें। अगले हफ्ते का फिगर आने दें, महंगाई 30% से ऊपर जाएगी। जो चने की दाल है वो 28 रुपए उसमें इजाफा कर दिया गया यकमुश्त, 1 किलो के पीछे 190 रुपए पे पहुंच गई। जो सफेद चने हैं वो 300 रुपए पे पहुंचा दिए, 87 रुपए का इजाफा हुआ। जो दाल मसूर है उसको 270 रुपए पे पहुंचा दिया, यानी 55 रुपए का इजाफा हुआ। तो इस तरीके से कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। जावेद चौधरी साहब से मंसूब ये सामने एक छोटा सा पैराग्राफ है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। और उन्होंने बहुत क्लियरली हर चीज को बिल्कुल साफ और शफाफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इमरान खान को सच्चा साबित कर दिया। आपने अपनी हमाकत से इमरान खान को भी सच्चा साबित कर दिया। ये 8 साल से कह रहे थे ये लोग एनआरओ लेना चाहते हैं, और आपके एक फैसले ने यह साबित कर दिया कि यह शख्स ठीक कह रहा था। इमरान खान 3 माह से यह भी कह रहा था कि ये लोग अपने मुकदमे बंद कराने के लिए इक़्तिदार में आए हैं। आपने ये तरामीम करके इस इशू पर भी इमरान खान को सच्चा साबित कर दिया है। मौजूदा हुकूमत और उनके दानिश्वरों की तरफ से अजीबोगरीब बातें भी की जा रही हैं कि क्या हर्ज है। मैं पहले वो बातें आपको बता देता हूं। यानी उनके वुज़रा भी ऐसी बातें कर रहे हैं, उनके जो बेकारी दानिश्वर हैं वो भी ऐसी बातें कर रहे हैं, जो उनके बाहर हैंडलर्स हैं, जो अंदर हैंडलर्स हैं, वो भी ऐसी बातें कर रहे हैं। यानी अमेरिका को अड्डे देने में क्या हर्ज है, इसराइल को तस्लीम करने में क्या हर्ज है, भारत के शिद्दत पसंद रवैये के बावजूद ताल्लुकात बहाल करने में क्या हर्ज है, मुल्क को बचाने के लिए अवाम को महंगाई में पीस कर मुश्किल फैसले करने में क्या हर्ज है, न्यूक्लियर असासों से दस्तबरदारी में क्या हर्ज है, करप्शन हर मुल्क में होती है, क्या हर्ज है। ये ऐसा इकबाल ने कहा। ये सब लोग इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो कुछ स्टेटमेंट पब्लिक की तरफ से भी हैं कि करप्शन पर जेलों में अगर आपको डाल दिया जाए तो क्या हर्ज है, सजाए मौत अगर दे दी जाए करप्शन पे पाकिस्तान में भी तो क्या हर्ज है, सारे असासे जो लूट मार करके बनाए हैं वो रिकवर कर लिए जाएं तो क्या हर्ज है, अपने पैरों पे अपने मुल्क को खड़ा कर दिया जाए तो क्या हर्ज है, आज़ाद और खुद मुख्तार जिंदगी पाकिस्तानी गुजारें तो क्या हर्ज है, अवामी ख्वाहिशात और मुतालबे पर फौरी पाकिस्तान में इलेक्शन करवा दिए जाएं तो क्या हर्ज है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोटों को नाअहल कर दिया जाए तो क्या हर्ज है, रिजीम चेंज ऑपरेशन के तमाम किरदारों को सामने लाया जाए, कटहरे में खड़ा किया जाए तो क्या हर्ज है, सुप्रीम कोर्ट में मुरासला पड़ा हुआ है उस पर एक कमीशन बना दिया जाए तो क्या हर्ज है, रूस से सस्ता तेल लेने में क्या हर्ज है, अवाम को रिलीफ देने में क्या हर्ज है, सरकारी अखराजात को कम करने में क्या हर्ज है। कोई हर्ज नहीं है। कभी इस तरफ भी सोचें, लेकिन इस तरफ ये कभी नहीं आएंगे। मुल्क का बेड़ा गर्क तो एक तरफ ये लोग कर ही रहे हैं, दूसरा अगर कोई उम्मीद की किरण बाकी है तो उसको भी बुझाने के लिए सब जोर लगा रहे हैं। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20 लोटे गए थे
और वो लोटे अपने इलाकों में बाहर निकलने के काबिल नहीं है। लेकिन ना सिर्फ उनको बाहर जबरदस्ती बदमाशी के साथ निकाला जा रहा है, बल्कि अवामी ख्वाहिशात के ऐन खिलाफ उनको इलेक्शन जितवाने की भी तैयारी की जा रही है। 16 पॉलिटिकल पार्टीज, उनके साथ पुलिस, उनके साथ गुंडागर्द अनासर, उनके साथ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट, साथ उनके ब्यूरोक्रेसी, सूबाई हुकूमत पंजाब की, वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, ये सब अनासर एक तरफ हैं और एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार है। तो ये तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है। तो अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवा दिया जाए तो क्या हर्ज है। लेकिन ये टास्क दे दिया गया है और बाकायदा एक बड़ा ऑपरेशन किया जा रहा है पंजाब में कि 13 से 14 सीटें हर हाल में हमजा शहबाज को जितवानी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियत को अकलियत साबित करना है, ताकि हमजा शहबाज ज्यादा देर तक पंजाब हुकूमत चला सके और शहबाज शरीफ की ताकत में इजाफा हो। अब ये न्यूट्रल्स जो हैं वो न्यूट्रल नहीं है इस सारे मामले के अंदर, मैं आपको क्लियरली कह रहा हूं और आपको आने वाले दिन में नजर आएगा। और ये मैं नहीं कह रहा, खाली ये तमाम उम्मीदवार कह रहे हैं, वो ये दावा कर रहे हैं और वो हमें ये बता रहे हैं और उनकी पार्टी भी ये कह रही है कि न्यूट्रल इसमें न्यूट्रल नहीं है। उन्होंने बड़ा क्लियरली ये बात की है। अब यहां पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से दो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बताऊं कि शहबाज शरीफ ने यह वादा किया था कि अप्रैल से जो मजदूर की कम से कम उजरत है वो 25,000 रुपए हो जाएगी, तो वो नहीं हुई। इसके ऊपर भी यू टर्न ले लिया, नोटिफिकेशन वापस। यानी जो जो काम इन्होंने कहा वापस, हफ्ते में 6 दिन काम करेंगे, नोटिफिकेशन वापस। फलां की तनख्वाहें बढ़ा देंगे, नोटिफिकेशन वापस। मजदूर की उजरत बढ़ा देंगे, नोटिफिकेशन वापस। ये जो बजट पेश किया इंपोर्टेड सरकार ने, ये साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन भी कह रहे हैं, जितने एक्सपर्ट हैं वो सारे ये कह रहे हैं कि एक्चुअली ये बजट सिर्फ इसलिए पेश किया कि बजट की तारीख आ गई थी। बजट का नामुकम्मल डॉक्यूमेंट था, उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं था और ये बजट पूरा का पूरा तब्दील हो जाएगा। IMF के मुताबिक इस बजट को ढाला जाएगा और पब्लिक के ऊपर इतना ज्यादा बोझ आने वाला है कि लोगों की चीखें निकल जाएंगी। और वजह यह है कि अभी तकरीबन 30% पर महंगाई पहुंची हुई है और जिस किस्म के इकदाम अभी इन्होंने किए हैं हाल ही में, ये महंगाई 40% तक चली जाएगी और पाकिस्तान के नहीं, इस रीजन के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। एशिया की इस वक्त सबसे बदतरीन और नाकिस करेंसी जो है वो पाकिस्तान की बन चुकी है। ये इंपोर्टेड सरकार का लगाया हुआ एक तमगा है कि पाकिस्तान का जो रुपया है, जिसके ऊपर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर है, उसको इस एशिया की सबसे बदतरीन करेंसी इन्होंने बनाकर रख दिया है। एक और बहुत बुरी खबर है जो असद उमर साहब ने बताई है और यह मैं आपको बता देता हूं कि $748 मिलियन का मजीद ड्रॉप आया है इस हफ्ते में पाकिस्तान के रिजर्व्स के अंदर। यानी पाकिस्तान के जो टोटल रिजर्व्स हैं या जो ज़र मुबादला के ज़खायर होते हैं, वो उसके अंदर एक बहुत बड़ा डाउन आया है और इस वक्त पाकिस्तान के पास जो रह गए हैं ज़र मुबादला के ज़खायर, वो $8.2 अरब हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, जिस वक्त वो ख़त्म हो गई थी उनकी हुकूमत, जिस वक्त उनसे हुकूमत छीन ली गई थी, उस वक्त का बता रहा हूँ, उससे पहले तो वो लगभग $20 अरब तक भी पहुंचे हुए थे, $21 अरब तक पहुंचे थे। लेकिन जिस वक्त उनकी हुकूमत ख़त्म की जा रही थी, उस वक्त $16.4 अरब के पाकिस्तान के पास रिजर्व मौजूद थे। पाकिस्तान के पास $16.4 अरब के रिजर्व मौजूद थे। लेकिन इन 3 महीनों के अंदर अंदर मौजूदा जो इंपोर्टेड सरकार आई है उसने उनको आधा कर दिया है और अब सिर्फ $90 करोड़ के पीछे, यानी $1 अरब से भी कम पैसों के पीछे IMF के पास पूरा पाकिस्तान गिरवी रख दिया है। चाइना के पीछे भाग रहे हैं, बाकी मुल्कों के पीछे भाग रहे हैं। पाकिस्तान में कारोबारी जिंदगी बिल्कुल रुका हुआ है, कोई सेल परचेज नहीं हो रही, लोग काम करने को तैयार नहीं है। ये हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। और आखिरी खबर यह है कि PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने बाकायदा इत्तेहाद कर लिया है इलेक्शन लड़ने के लिए, बाकायदा इत्तेहाद कर लिया है। यानी अब कभी भी PMLN आपको यह कहे कि जरदारी चोर है और इमरान खान जरदारी के साथ मिला है, तो आप कभी ना मानिएगा, क्योंकि इमरान खान ने कभी भी इलेक्टोरल अलायंस नहीं किया पीपल्स पार्टी के साथ। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने ना सिर्फ पीपल्स पार्टी को अपने सर पे बिठाया, बल्कि आसिफ अली जरदारी के साथ इलेक्टोरल अलायंस कर लिया है, जिसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ा दिलचस्प मुतालबा कर दिया लेटर लिखकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। और उसमें उन्होंने कहा कि पंजाब में नून लीग और पीपल्स पार्टी इत्तेहाद ने PTI के लोटों को इलेक्शन लड़ाने के लिए आपस में इत्तेहाद कर लिया है।
ज़रूरत है कि नए इत्तेहाद को मुश्तरका इंतखाबी निशान लोटे की सूरत में जारी कर दिया जाए, ताकि अवाम को वाज़े हो कि वो किसको वोट डाल रहे हैं। और ये दोनों का मुश्तरका उम्मीदवार है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लोटा है, लिहाजा इसको लोटे का इंतखाबी निशान दिया जाए जिसके ऊपर जाकर ये इलेक्शन लड़े। वैसे इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर सीरियसली गौर कर सकता है, बड़ा तफसीली उनको लेटर लिखा है फवाद चौधरी साहब ने। अगर इलेक्शन कमीशन ये करता है तो पाकिस्तान की तारीख में एक ज़बरदस्त काम वो करेगा और आइंदा लोटा क्रेसी यानी लोटा क्रेसी को रोकने के लिए या लोटा बनने से रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन अगर कोई शानदार काम कर सकता है तो ये उसूल बना ले कि जो भी लोटा होगा और उसको डीसीट किया जाएगा तो आइंदा उसको इंतखाबी निशान लोटा मिलेगा, चाहे वो जीते चाहे वो हारे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।